हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके थर्ड पार्ट को। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसके स्थलों के बारे में हम बेसिकली जानकारी लेने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने हड़प्पा के बारे में जानकारी ली थी। आज हड़प्पा को कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा पार्ट रह गया, तो हड़प्पा के बारे में जाने तो हड़प्पा का जो दुर्ग टीला था उससे अन्नागार जो प्राप्त हुए हैं वो पूरी की पूरी सैंधव सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अब ये अन्नागार क्या थे? अन्नागार जहाँ पर बेसिकली हड़प्पा में गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं पर्टिकुलरली, यानी कि गेहूं और जौ यहाँ पर उगाया जाता था, यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था। अन्नागार थे बड़े बड़े, यानी कि अन्न को रखने के लिए जो थे। तो ये दुर्ग टीले में थे और ये पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अगर ये दूसरी सबसे बड़ी इमारत है तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाएगी फिर? तो ये गुजरात में हमारे एक लोथल नाम की जगह है। तो लोथल का बंदरगाह हुआ करता था, लोथल का गोदीवाड़ा जिसे कहते हैं हम, या लोथल का जो बंदरगाह है इसे हम बंदरगाह भी कह सकते हैं। ये पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का पहला सबसे बड़ा स्थल माना जाता है और दूसरे नंबर पर आता है जो हड़प्पा के दुर्ग टीले से अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जो कि 6-6 की पंक्तियों में टोटल 2 यानी कि कुल 12 हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे हमने बात की कि गेहूँ और जौ है, तो गेहूँ और जौ यहाँ पर पाया जाता है। अच्छी क्वालिटी का ही मिलेगा अगर पाया जा रहा है तो। लेकिन सबसे बेस्ट जो किस्म का सिंधु घाटी सभ्यता में जौ के साक्ष्य मिले हैं वो बनावली नाम की जगह है, जहाँ पे नालियाँ बनवानी थी। हमने बात की थी बनवाली में बनवानी है नालियाँ। तो जो बनावली नाम की या बनवाली नाम की जगह हरियाणा में, वहाँ उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य भी मिले हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं नगर की तरफ। तो नगर की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये हमने बात की थी। तो इसका पैटर्न क्या हुआ फिर? एक मैंने आपको बताया था, इस तरह का कुछ डिज़ाइन बन जाएगा समकोण का अगर हम बनाएंगे, जिसे हम ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति या ग्रिड पैटर्न कह देते हैं, या फिर इसे ही चेस पद्धति भी कहा जाता है, चेस बोर्ड पद्धति या शतरंज बोर्ड पद्धति भी हम कह सकते हैं, क्योंकि शतरंज में भी इस तरह के खाने बने होते हैं तो जो 90 डिग्री का या समकोण का एंगल जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति या ग्रिड पैटर्न पद्धति कह लो या चेस बोर्ड पद्धति कह लो, हम ये कह सकते हैं। और दूसरी बात हम करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो यहाँ पर सड़कें थी वो मिट्टी से निर्मित होती थी, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता भी हम कह सकते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की हम बात कर लेते हैं, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम इसकी। तो विशेषताओं में एक तो ये आ जाएगी कि इसकी जो सड़क व्यवस्था थी या सड़क निर्माण था वो काफ़ी अच्छा था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। उसके अलावा नगर नियोजन व्यवस्था थी यहाँ पर, यानी कि नगर शहर बसावट थी। और इसकी एक और सबसे बड़ी जो विशेषता हम मान सकते हैं वो है नाली व्यवस्था, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर नालियाँ बनी हुई थी, लेकिन बनवाली में बनवानी है नालियाँ, यानी कि वहाँ बनवाली नाम की जगह पर नालियाँ नहीं मिली। ये हमने विशेषता जो बात की है ये सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बात की। अब उसके अलावा हम देखें और क्या क्या मिला यहाँ पर, तो यहाँ पर तांबे की इक्का गाड़ी के अवशेष मिले हैं। उसके अलावा स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति देखी है, जिसे कि हड़प्पा वासियों ने पृथ्वी देवी या उर्वरा देवी भी कहा है। ये हमने लास्ट वीडियो में बात भी की थी। उसके अलावा यहाँ पर 2 पाषाण यानी कि पत्थर की मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिनमें से एक तो जो मूर्ति है वो लाल रंग की है। एक मूर्ति लाल रंग की है जो मानव मूर्ति है, और दूसरी काले रंग की मूर्ति है जो नृत्यकी की मूर्ति है। ये दोनों पत्थर की मूर्तियां हैं, ये हमें ध्यान रखना है। एक कांसे की मूर्ति भी मिलेगी, कांसे की नृत्यकी की मूर्ति, वो हमें मोहनजोदड़ो से मिलेगी, वो हम मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा ये। उसके अलावा यहाँ पर प्रसादन मंजूषा भी मिली है। प्रसादन मंजूषा जिसे हम बेसिकली मेकअप किट भी कह देते हैं, या फिर इसे ही हम श्रृंगार पेटी भी कह देते हैं, ये भी यहाँ पर मिली है। उसके अलावा हमने बात की थी यहाँ पर कांसे का दर्पण भी मिला है। यहाँ पर सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें भी मिली हैं। हड़प्पा से कुल मोहरें कितनी मिली हैं ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से मिली थी 1200, तो हड़प्पा से कुल कितनी मिली थी वो आपको बताना है।
एक तो यहाँ पर सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें भी मिली हैं, लेकिन हड़प्पा से कुल मोहरें कितनी मिली थी मैं ये जानना चाहता हूँ, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं वैसे, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब मोहरों की हम बात कर ही रहे हैं, तो सिंधु सभ्यता में बेसिकली 3 टाइप की मोहरें होती थी। अब ये 3 टाइप की कौन कौन सी थी? एक तो आयताकार मोहर होती थी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक आयताकार थी। कुछ वृत्ताकार मोहरें भी हमें मिलती थी और कुछ बेलनाकार मोहरें भी हमें मिलती थी यहाँ पर, मतलब इस शेप की मोहरें यहाँ पर मिलती थी। और जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं तो सर्वाधिक हमें वृत्ताकार मोहरें मिलती हैं, सबसे ज़्यादा वृत्ताकार शेप वाली जो मोहरें हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं, ये जो मोहरें हैं इन पर एक श्रृंगी बैल होता था किसी पर, तो किसी पर एक श्रृंगी हिरण होता था, कुछ पर कुबड़दार बैल भी होता था, कुछ पर पशुपतिनाथ जी होते थे या आद्य शिव भी जिन्हें कहा जाता है, और किसी पर चीते या जिसे हम बाघ कहते हैं या व्याघ्र भी कह देते हैं उनका अंकन भी हमें मिला है। और ये जो मोहरें थी ये बेसिकली स्टेटाइट या फिर जिसे हमने जिप्सम या सेलखड़ी कहा था उससे बनी होती थी, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम। इसमें मानव शव के साथ बकरे के शवादान के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा से हमें मानव शव के साथ बकरे के दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि दफनाया जा रहा है, शवादान हो रहा है, तो यहाँ पर कब्रिस्तान के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी हमने देख लिया। यहाँ पर कब्रिस्तान भी था नगर टीले में, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कहाँ पर था ये? नगर टीले में था कब्रिस्तान। मोहनजोदड़ो से हमें कोई कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के नेक्स्ट जो स्थल है उसकी बात करने जा रहे हैं। हड़प्पा हमने कवर कर लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो को। ये ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो अलग अलग लिखा जाता है इसे, जिसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है मृतकों का टीला। ये दड़ो आता है टीले के लिए, जो आता है का के लिए, और मोहन मृतकों के लिए आता है, यानी कि मृत लोगों के लिए आता है। अब इसका शाब्दिक अर्थ हो गया ये मृतकों का टीले, या फिर इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। और इसकी खोज की थी 1922 में राखल दास बनर्जी ने। इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मोहनजोदड़ो हम पढ़ेंगे तो हमें मोसी याद रखना है। मोसी का मतलब मोह से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु। एक मैंने आपको बताया था कि जो दड़ो दड़ो और दीजी दीजी वाले होंगे, दड़ो और दीजी वाले होंगे, वो हमेशा सिंधु के किनारे होंगे, यानी कि सिंधु नदी के साथ होंगे, वो सिंधु नदी के किनारे बसे होंगे। जैसे कोर दीजी, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो हम पढ़ेंगे, वो भी सिंधु के किनारे मिलेगा हमें। तो ये चीज़, ये ट्रिक ध्यान रखनी है। और ये मोसी हमें याद रहनी चाहिए। मोसी का मतलब मोहनजोदड़ो और सिंधु के किनारे ये बसा है। अब ने पढ़ा था हड़प्पा की खोज किसने की थी। हड़प्पा हरा होता है, हरा मतलब रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। और खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो की खोज करते समय दया रख ली गई थी, दया रख ली, यानी कि दाएं तट पर, दया से दायां तट, और रख से राखलदास बनर्जी है, राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, सिंधु नदी के तट पर की थी, और दायां तट था, ये भी हमें याद रखना है। मोहनजोदड़ो में दया रख ली गई। तो कहाँ पर? सिंध प्रांत पाकिस्तान का लरकाना ज़िला है, वहाँ पर इसकी खोज की गई थी, सिंधु नदी के दाएं तट पर। ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब मोहनजोदड़ो का हम देखें तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है वो वहाँ पर पाए जाने वाले जो स्नानागार हैं, एक स्नानागार मिला है वहाँ पर जो काफ़ी बड़ा था, सार्वजनिक स्थल था वो, तो वो वहाँ पर मिला है। अब इसकी बात करें तो ये लगभग 39 फीट तो लंबा था, 23 फीट इसकी चौड़ाई थी और 8 फीट इसकी गहराई थी। और पर्टिकुलरली ये किस लिए यूज़ होता था? सार्वजनिक स्थल है तो सभी के लिए होगा। तो ये स्नानागार जो है ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए पर्टिकुलरली स्नान हेतु बनाए जाते थे, यानी कि कोई
धार्मिक उद्देश्य होता था, धर्म से रिलेटेड कोई वहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह होता होगा, तब उस टाइम के लिए वहाँ पर यूज़ किए जाते होंगे ये। और पर्टिकुलरली ये दुर्ग टीले में निर्मित था, ये ध्यान रखना है। स्नानागार है, सभी के लिए बना है, लेकिन बना कहाँ हुआ है? दुर्ग टीले में। मैंने आपको बताया था जैसे हड़प्पा में 2 टीले थे, दुर्ग टीला और नगर टीला, वैसे ही यहाँ पर था, दुर्ग टीला था एक साइड और एक साइड नगर टीला था। तो यहाँ पर जो स्नानागार बना हुआ है वो दुर्ग टीले में हमें मिलेगा। अब धार्मिक उद्देश्यों के लिए यूज़ होता था तो धार्मिक महत्व भी था, ये भी हमें ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, हैशटैग लगा रहा हूँ इस पर, कि जो मार्शल महोदय थे यहाँ पर, उन्होंने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा, या फिर विराट वस्तु जिसे ग्रेट बाथ या महास्नानागार भी हम कह सकते हैं। तो ये बात किसने कही थी? मार्शल महोदय में। या फिर इसे कह लें हम कि विश्व की अनुपम कृति कह लो, विश्व की अनुपम कृति, जिसे कि आश्चर्यजनक निर्माण ही कह सकते हैं हम। तो ये मार्शल महोदय ने कहा है, इसीलिए मैंने इसे हैशटैग लगा दिया है, मार्शल महोदय ने ये बात, मार्शल साहब ने ये बात कही थी। कुछ इस तरह का जो है ये स्नानागार दिखता था। एक पॉइंट ये है, ये जो सीढ़ियाँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, वही ये वाला पार्ट है, यहाँ से सीढ़ियाँ निकल रही हैं। और कुछ इधर से भी ये सीढ़ियाँ उतरने के लिए हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। और ये वाला जो पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है शैडो में, वो वाला पार्ट ये वाला पार्ट है जहाँ से ये सीढ़ियाँ उतरने की हैं। तो कुल मिलाकर ये इस तरह से था कि अगर हम इसकी लंबाई देख लें, इसकी चौड़ाई देख लें और इसकी गहराई देख लें, तो क्या क्या थी? गहराई तो थी 8 फीट गहरा था ये। लंबाई देखें हम तो 39 फीट की जो इसकी लंबाई थी, और 23 यानी कि 23 फीट ये चौड़ा था। तो इस तरह से ये जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है, जो कि दुर्ग टीले में निर्मित था, ये यहाँ पर हमें बड़ा सारा ये दुर्ग भी दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। तो ये दुर्ग टीले पर निर्मित था, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की। वो हमने पढ़ा तो वो सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में जो मिली वो क्या है? यहाँ के जो अन्नागार, या फिर जिसे हमने धान्य कोठार भी कहा था, यहाँ जहाँ पर अनाज वगैरह रखा जाता था, वो जो है यहाँ की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। लगभग इसकी हम बात करें तो जो लंबाई थी ना अन्नागारों की, जो मोहनजोदड़ो में मिले हैं, उनकी थी लगभग 45.71 मीटर। और चौड़ाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग इसकी चौड़ाई 15 के आसपास थी, 15.23 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई थी। तो ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अब मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो भी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, जो मैंने आपको अभी बताया था कि मोहनजोदड़ो से क्या मिलेगा? कांस्य की नृत्यरत नारी की मूर्ति मिलेगी। हड़प्पा से कौन सी मूर्ति मिली थी? तो वो पाषाण की या प्रस्तर की या पत्थर की जो मूर्ति है मिली थी नारी की। लेकिन यहाँ पर कांस्य की नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है, जो यहाँ पर डायग्राम में दिखाई गई है। अब मोहनजोदड़ो की सड़कें थी वो भी एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं भाई। तो यहाँ पर भी ग्रिड पैटर्न या फिर ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कह लें हम, या फिर शतरंज बोर्ड पद्धति कह लें, या चेस बोर्ड पद्धति भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी ना, ये हमारे लिए हैशटैग लगा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, कि बाकी जगहों पर तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, लेकिन मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक, यानी कि राजा का राज न होकर जनता का राज यहाँ पर ज़्यादा चलता था। तो जनतंत्रात्मक थी यहाँ की शासन व्यवस्था। और मोहनजोदड़ो से एक 3 मुख वाले देवता के अंकन की भी मोहर मिली है। अब हमने मार्शल महोदय के बारे में अभी सुना था, अब फिर से बता रहा हूँ। मार्शल महोदय ने ये जो मूर्ति मिली है यहाँ पर, मूर्ति वाली मोहर मिली है, इसे आद्यतम शिव भी कहा है। इसकी बात हमने स्टार्टिंग में भी की थी, आद्यतम शिव की। तो मार्शल साहब ने इसे आद्यतम शिव कहा है। ये जो यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक बैठा हुआ बंदा है जो बैठी हुई मुद्रा में है,
और इसके यहाँ पर ये 3 शेप वाला सा एक कुछ बना हुआ है डायग्राम सा। यहाँ पर ये एक मछली दिखाई दे रही है, इधर देखें, इधर ये हाथी है, ये व्याघ्र दिख रहा है हमें, चीता जिसे हमने कहा। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये जिसे हम भैंसा कह सकते हैं, और ये कुछ गैंडे जैसा लग रहा है। तो ये यहाँ पर मछली मिली है ऊपर, और नीचे ये एक हिरण का या हरिण जिसे हम कहते हैं ये भी मिला है। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये टूटा हुआ इस तरह से ही मिला है, मतलब ये एक मोहर मिली है जिसका ये नीचे वाला पार्ट जो है वो टूटा हुआ था। लेकिन यहाँ पर हल्का हल्का ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसे भी माना जाता है कि ये भी हरिण ही होगा। तो टोटल यहाँ पर 2 तो हरिण माने गए हैं, एक भैंसा हो गया, एक गैंडा हो गया, एक व्याघ्र हो गया, एक हाथी हो गया, और एक मछली हो गई। तो कुल हो गए हमारे पास 7। तो यहाँ पर कुल जो है 7 जीवों के अक्षर जो है, 7 जीवों के अक्षर जो है यहाँ पर मिले हैं, यानी कि 7 जीव जो हैं हम वो कह सकते हैं कुल 7 जीवों का अंकन मिला है, अक्षर नहीं सॉरी, 7 जीवों के अंकन, यहाँ पर अंकन मिले हैं। और हम कहें तो यहाँ पर ये कुछ आपको अलग अलग से अक्षर से दिखाई दे रहे होंगे ऊपर नीचे, तो ये कुल इस मोहर पे कुल 10 चित्राक्षर भी मिले हैं। जो हमने पढ़ा था 250 से 400 के आसपास ये चित्राक्षर हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिले हैं, उसमें से यहाँ पर इसमें टोटल जो हैं 10 चित्राक्षर इस मोहर पर मिले हैं। तो ये आद्यतम शिव, इसे मार्शल महोदय ने कहा आद्यतम, जिसे हम प्राचीनतम कहते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मोहनजोदड़ो से आद्यतम शिव वाली मोहर एक मिली है, जो कि 3 मुख वाले देवता के अंकन की मोहर है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ये जो मोहर है इसे भारतीय चित्रकला का, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख देता हूँ मैं ये, कि इसे भारतीय चित्रकला का पहला उदाहरण या प्रथम जो है उदाहरण माना जाता है। अब पहला माना जाता है तो प्राचीनतम किसे माना जाएगा भाई? तो प्राचीनतम जो भीमबेटका एमपी की गुफाएं मिली हैं उसे प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य माना जाता है भारत के अंदर। ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता जब स्टार्ट की थी उससे जस्ट पहले, यानी कि जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी हिस्ट्री की, उसमें लास्ट में मैंने बताया हुआ है भारतीय चित्रकला के बारे में, कि वहाँ पर ये भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण किसे माना जाता है और पहला उदाहरण किसे माना जाता है। तो उसमें ये दोनों पॉइंट रेफर किए हुए हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिला है। और भी काफ़ी साक्ष्य मिले हैं, जैसे यहाँ पर एक महाविद्यालय जो भवन है उसके साक्ष्य मिले हैं, एक मंगोलियन पुजारी के सिर के साक्ष्य मिले हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका भी आपको डायग्राम दिखा दिया जाएगा। ये हाल फिलहाल में पाकिस्तान के संग्रहालय में पड़ा है, ये मंगोलियन पुजारी का जो सिर का साक्ष्य है। उसके अलावा यहाँ सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, पर्टिकुलरली सूते कपड़े में लिपटी हुई मोहरें मिली हैं यहाँ पर। उसके अलावा हाथी का कपालखंड यानी कि जो सिर वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पर मिला है। गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं यहाँ पर। कुबड़दार बैल वाला यहाँ पर खिलौना भी मिला है। घोड़े के दांत भी मिले हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो मोहनजोदड़ो के जो लोग थे या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो घोड़े से अपरिचित थे। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो घोड़े वाले साक्ष्य जितने भी मिले हैं, चाहे घोड़े के दांत मिले हैं या फिर कहीं घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, ये साक्ष्य जो है ये अंतिम खुदाई में मिले हैं। तो पर्टिकुलरली हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये मोहनजोदड़ो के ही साक्ष्य या फिर घोड़े के ही साक्ष्य होंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम होंगे, ऐसा नहीं मान सकते हम। इसीलिए इसको हम प्रोबेबिलिटी में रखते हैं, कंफर्म नहीं कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मिले हैं बकरे के पीछे चाकू लिए हुए भागते व्यक्ति का चित्र भी यहाँ पे मिला है। अब एक कैनेडी महोदय हुए, KUR कैनेडी इनका फुल नेम है, जो इन्होंने क्या कहा, इनको जो है मोहनजोदड़ो से जो कंकाल मिले हैं उसमें कुछ मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैनेडी महोदय को मोहनजोदड़ो से मिले कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए हैं।
अब मोहनजोदड़ो जो है उससे कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कब्रिस्तान के साक्ष्य नगर टीले में तो मिले हैं, हड़प्पा में, लेकिन मोहनजोदड़ो में हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते, यानी कि यहाँ पर फिर लोगों को जलाया जाता होगा। फिर एक स्टुअर्ट पिगट साहब हुए, उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी बताया कि ये कोई बड़े से साम्राज्य की ना जुड़वा राजधानी रही होंगी। और फिर हम बात कर लें, हड़प्पा इसकी पहली राजधानी है तो मोहनजोदड़ो दूसरी होगी। एक तीसरी राजधानी भी है, तो तीसरी राजधानी जो है वो किसे कहा जाता है, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी कहा जाता है कालीबंगा को। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में पाई जाती है कालीबंगा सभ्यता। तो ये भी तीसरी राजधानी किसने कहा था ये तीसरी राजधानी, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये दशरथ शर्मा नाम के एक इंसान हुए, उन्होंने ये बात कही थी। अब उसके अलावा हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में चांदी के बर्तन मिले। उसके अलावा जो मोहनजोदड़ो का दुर्ग टीला है वहाँ एक कुषाण शासक आए कनिष्क, उन्होंने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, इसीलिए ये जो दुर्ग टीला है ना मोहनजोदड़ो में, इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। ये याद रखना है हमें कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुषाण शासक आए कनिष्क, उन्होंने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। अब उसके बाद जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से स्वास्तिक के चिन्ह के साक्ष्य वाली एक मोहर भी मिली है, जो हमें हड़प्पा से भी स्वास्तिक के चिन्ह के साक्ष्य मिले थे, ये हमें याद रखना है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे बात करें तो अभी आपको एक स्तूप के बारे में बताया था मैंने, तो कुषाण राजा कनिष्क द्वारा बनवाया गया स्तूप। हम इसे मान सकते हैं, ये वैसे बेसिकली आइडिया दिया है कि स्तूप किस तरह से दिखते हैं। ये मोहनजोदड़ो में ही पाया गया एक स्तूप है। तो स्तूप में बेसिकली क्या होता है, एक ईंटों का चबूतरा होता है नीचे, और ऊपर एक गोल सा गुंबद टाइप से कोई शेप सी ऐसे बना दी जाती है, जिसे हम स्तूप कह देते हैं। तो ये सारा ईंटों का ये ढेर सा बना रखा है, पूरा चबूतरा बना रखा है, और उसके ऊपर ये गोलाकार सी शेप बना दी गई है, ये ध्यान दीजिए। और जो मंगोलियन पुजारी का सिर मिला था वो ये वाला है, इस तरह से दिख रहा है वो मंगोलियन पुजारी का सिर। तो ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता का दूसरा खोजा गया स्थल है, इसीलिए इसे हम दूसरी राजधानी भी कह देते हैं। पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी राजधानी होगी मोहनजोदड़ो, और तीसरी कालीबंगा या कालीबंगन जिसे कहा जाता है कहीं कहीं, जो कि दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, इम्पोर्टेंट है ये। और मोहनजोदड़ो को जो है नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। अब नखलिस्तान के नाम से क्यों जानते हैं, नखलिस्तान का मीनिंग क्या है पर्टिकुलरली, तो नखलिस्तान होता है जो रेगिस्तान में हरा भरा स्थल होता है, उसे नखलिस्तान कहा जाता है पर्टिकुलरली। तो मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के पर्टिकुलर रेगिस्तानी एरिया में है, लेकिन हरा भरा सा है कुछ, इसीलिए इसे नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। अब मोहनजोदड़ो से जो है हड़प्पा सभ्यता के कुल 9 स्तर मिले हैं, कुल 9 स्तर मिले हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ, यानी कि ये जो स्थल है मोहनजोदड़ो, ये 9 बार तो बसा होगा और 9 ही बार उजड़ा होगा। ये आरबीएससी की एक बुक थी 9th क्लास की जो पहले लगती थी, उसमें ये पॉइंट दिया गया है। उसके बाद हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में जो मकान थे वो पक्के ईंटों के थे, और सिंधु सभ्यता में ईंटों का जो आकार था वो लगभग आयताकार था। अब इसका रेशो देख ले तो 4:2:1 के रेशो में यहाँ पर ईंटें मिली हैं, कुछ आयताकार शेप की ईंटें मिली हैं। और जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे सबसे बड़ी ईंट मिली है सिंधु सभ्यता की, और ये जो ईंट थी इसका आकार क्या था, तो 52 सेंटीमीटर
इंटू 26 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ कि 52 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई रही होगी, 26 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई और 9 सेंटीमीटर की ये ऊंचाई पर होगी ईंट। तो ये मोहनजोदड़ो में हमें सबसे बड़ी ईंट मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की। अब मोहनजोदड़ो जो है वहाँ शवों को जलाया जाता था। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं मिले किसी भी टीले पर, चाहे दुर्ग टीला हो चाहे नगर टीला। मोहनजोदड़ो में हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि यहाँ पर शवों को जला दिया जाता था। उसके बाद मोहनजोदड़ो जो है वहाँ से मानव की जो भूमध्य सागरीय जाति है, यहाँ पर जाति ये वाला आएगा इस तरह से, जो भूमध्य सागरीय जाति है जिसे हम द्रविड़ कहते थे, भूमध्य सागर के रहने वाले जो द्रविड़ थे उनके भी प्रमाण मिले हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भूमध्य सागरीय जो जाति यानी कि जो द्रविड़ थे उन्हें मोहनजोदड़ो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ का पहला निवासी माना जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहले आने वाले थे वो द्रविड़ थे। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता को शुरुआत की थी। उसके अलावा मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक 1200 मोहरें मिली हैं। एक आपसे मैंने हड़प्पा का पूछा था, तो हड़प्पा में कुल कितनी मोहरें मिली हैं? हड़प्पा में 800 मोहरें मिली हैं। और सर्वाधिक अभिलेख मोहरें भी कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। कुल कितनी मोहरें मिली हैं मोहनजोदड़ो से? तो 1200 मोहरें मिली हैं। अब कुछ और भी चीज़ें हैं जो मोहनजोदड़ो से मिली हैं, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सीप का स्केल मिला होगा। उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर योगी या फिर जिसे हम पुरोहित कहते हैं उनकी मूर्ति मिली है यहाँ पर। उसके अलावा हमने देखा कि हाथी का कपाल खंड मिला है यहाँ पर, हाथी का कपाल खंड यानी कि हाथी का यहाँ पर सिर भी मिला है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि यहाँ पर घोड़े के दांत मिले हैं। उसके अलावा हमने देखा यहाँ पर पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, जिसे मार्शल महोदय ने आद्य शिव कहा था, वो पशुपतिनाथ की मोहर ही है। उसके अलावा यहाँ पर हमें नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिलती है। कांसे की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति की बात करें तो वो हड़प्पा से मिलती है हमें। उसके अलावा मैंने आपको बताया था एक पॉइंट कि यहाँ पर सूती कपड़े में मोहरें मिली हैं। सूती कपड़े में कुछ मोहरें मिली हैं हमें यहाँ पर। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर एक सभा भवन भी मिला है जहाँ पर सभा हुआ करती थी, और लगभग माना जाता है कि ये जो सभा भवन था ये 20 स्तंभ वाला था, यानी कि इस सभा भवन के कुल 20 स्तंभ रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या मिला है? तो यहाँ पर अन्नागार मिले हैं, विशाल अन्नागार कह सकते हैं हम, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसकी सबसे बड़ी इमारत माना जाता है इन विशाल अन्नागारों को। उसके अलावा एक चित्र मिला है हमें जो कि बाघ से लड़ता हुआ आदमी है। बाघ से लड़ता हुआ आदमी का चित्र भी, डायग्राम भी यहाँ पर हमें देखने को मिला है। उसके अलावा हमें नाव और तराजू का चित्र, जिसकी जो एक पिक है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गूगल पर हमें मिल जाती है। नाव और तराजू का ये जो डायग्राम है वो भी हमें मिलता है। उसके अलावा हमने देखा यहाँ पर शवों को जलाया जाता था, यानी कि वहाँ कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं है तो शवों को जलाने की प्रथा होगी यहाँ पर। उसके अलावा एक और चीज़ मिली है यहाँ पर जो कुम्हार कहते हैं, जिसे हम कुंभकार भी कहते हैं। उसके कुल 6 भट्टे मिले हैं हमें यहाँ पर। और ये जो अंतिम स्तर है उस पे नरकंकाल भी हमें मिलते हैं। पुरोहित, यहाँ पर हमने पढ़ा पुरोहित की मूर्ति है, तो पुरोहित के आवास भी यहाँ पर कुछ मिलते हैं, यानी कि योगी या फिर पुरोहित के आवास भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा यहाँ पर एक महाविद्यालय भवन भी मिला है हमें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती हैं।
तो ये हमारे लिए हो गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी कुछ पॉइंट्स अगर रह जाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी ऑलमोस्ट मोहनजोदड़ो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले स्थल को करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यही हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, या फिर लोथल में हम कुछ पॉइंट्स देख लेंगे इंपॉर्टेंट। बाकी छोटे छोटे स्थल हैं। हड़प्पा हमारा पूरा होने वाला है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही जल्द हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।